इस प्रकार हम लोग का एपिसोड 2 समाप्त होता है, यानी कि 7 फेर वाली सीरीज का 1.0 का यानी कि 1.0 का एपिसोड 1 समाप्त होता है और एपिसोड 2 को देखते हैं लोग। इसमें सबसे पहला टॉपिक है भारत की स्थिति व विस्तार। भारत की स्थिति व विस्तार। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश कौन कौन से? तो सबसे पहला आपका रूस हो जाएगा, उसके बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया व भारत। भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? तो विश्व में 7वां स्थान है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5 भारत में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का कुल क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद अगला टॉपिक है हेनले लूप संरचना। हेनले लूप संरचना यह किससे संबंधित है? तो हेनले लूप संरचना का संबंध शरीर के किडनी से है। किससे? शरीर के किडनी से है। किडनी का कार्य रक्त का शुद्धिकरण करना है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। किडनी की इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। हेनले लूप का कार्य जल का अवशोषण करना है। इसका कार्य क्या है? तो जल का अवशोषण करना है। ऊंट व लांबा की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है। ऊंट व लांबा की आरबीसी में केंद्रक क्या होता है? पाया जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रमुख नदियाँ। प्रमुख नदियों को देखते हैं लोग, जिसमें सबसे पहली नदी है नील नदी। यह नदी दो नदियों के आपस में मिलने से बनती है। एक नदी है श्वेत नील और दूसरी है नीली नील, यानी कि नीली नील और श्वेत नील जब मिलती है तो नील नदी का निर्माण होता है। श्वेत नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और यह नदी युगांडा, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान में बहती है। उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में श्वेत नदी में नील नदी मिल जाती है, तब इसे नील नदी कहा जाता है। टाइबर नदी एपेनाइन पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। रोम इसके मुहाने पर स्थित है, यानी कि जो रोम है वह किस नदी के मुहाने पर है? तो टाइबर नदी के मुहाने पर। उसके बाद अगला नदी देखते हैं लोग डेन्यूब नदी। इस नदी का उद्गम जर्मनी देश में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। यह नदी 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। कितने देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है? तो 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहला है ऑस्ट्रिया। इसकी राजधानी वियना है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट हो जाएगी। यानी कि इन्हें 5 देशों की राजधानियों से होकर यह नदी गुजरती है। डेन्यूब नदी को ग्रीन रिवर भी कहा जाता है। डेन्यूब नदी को क्या कहा जाता है? तो इसे ग्रीन रिवर भी कहा जाता है। हंगरी में घास के मैदान को पुछताछ कहा जाता है। हंगरी में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पुछताछ कहा जाता है। उसके बाद अगला नदी देखते हैं लोग हडसन नदी के बारे में देखते हैं लोग। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख नदी है, जिस पर न्यूयॉर्क के शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? तो न्यूयॉर्क के शहर बसा हुआ है। पोटामेक नदी पर संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा सुधार करेंगे लोग, यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स होना चाहिए। फाइबर ऑप्टिक्स नहीं होना चाहिए। फाइबर ऑप्टिक्स का जनक नरेंद्र सिंह कपानी है, जिसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। नरेंद्र सिंह कपानी को 2021 में क्या मिला था? तो पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं लोग जल संधियों के बारे में देखते हैं लोग कि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के मध्य कौन सी जल संधि है? तो मलक्का जल संधि स्थित है। उसके बाद फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य हार्मुज जल संधि है। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर के मध्य जिब्राल्टर जल संधि है। कौन सी जल संधि है? तो जिब्राल्टर जल संधि है। लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्वेज नहर स्थित है। उसके बाद खेल के बारे में देखते हैं लोग उबेर कप व थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध बैडमिंटन खेल से है। किस खेल से? बैडमिंटन से है उबेर कप और थॉमस कप का संबंध। नंदू नाटेकर प्रथम भारतीय जिन्होंने 1856 में बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध रोइंग यानी कि नौका से है। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे होता है? तो नौका दौड़ से होता है। डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है। सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से होता है। सीके नायडू की बेटी चंद्रा नायडू पहली भारतीय महिला कमेंटेटर थी। जो चंद्रा नायडू थी वह क्या थी? तो पहली भारतीय महिला कमेंटेटर थी। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है, उसको देखते हैं लोग कि प्रमुख ट्रॉफी या कप किससे खेल से संबंधित होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लोग थॉमस कप यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। डूरंड कप यह फुटबॉल से संबंधित होता है। संतोष ट्रॉफी ये भी फुटबॉल से संबंधित होता है। और राइडर कप यह गोल्फ से संबंधित होता है। देवधर ट्रॉफी यह क्रिकेट से संबंधित होता है। दिलीप ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से संबंधित होता है। रणजी ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से संबंधित होता है। सुल्तान अजलान शाह कप यह हॉकी से संबंधित है। और मोहन बगान क्लब यह फुटबॉल से संबंधित है। मोहन बगान क्लब किससे संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद अगला टॉपिक है कि भारत की सीमा पर स्थित पड़ोसी देशों की लंबाई। यहाँ पे टिक दिया गया है। बचपन में MBA किया, इसका जो ट्रिक होता है बचपन में MBA, तो 20 से आपका हो जाएगा बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान के बाद नेपाल के बाद म्यांमार के बाद भूटान के बाद अफगानिस्तान। अब इसकी लंबाई देखते हैं कि किसकी कितनी लंबाई होती है। तो सबसे पहले है बांग्लादेश,
बांग्लादेश की लंबाई की बात किया जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा लगभग 4097 किलोमीटर सीमा साझा होती है। उसी तरह चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अभी वर्तमान में बात की जाए तो अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा साझा नहीं होती है, क्योंकि पीओके जब पाकिस्तान उस पर अपना कब्जा जमा लिया था तब यह सीमा यानी कि उसी लाइन के थ्रू साझा करती थी। लेकिन अभी वर्तमान में बात की जाए जब तक पीओके भारत में नहीं आ जाता तब तक अफगानिस्तान की सीमा भारत से नहीं लगती है। भारत में कुल 43 से विश्व धरोहर है, जिसमें 35 से सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक व 1 मिश्रित धरोहर है। यह जो है यह करेंट है, यह हमेशा बदलते रहता है, यानी कि यह जो 43 है यह आगे इसकी संख्या बढ़ भी सकती है, घट तो नहीं सकती, यानी कि जो एक बार शामिल हो जाता है उसे निकाला नहीं जाता है। भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कंचनजंगा है। भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कौन है? तो कंचनजंगा है, और यह कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। कुल 43 विश्व धरोहर में से 2 शहर हैं। कौन कौन से? तो अहमदाबाद, इसे 2017 में शामिल किया गया था। इसे कब शामिल किया गया था? तो 2017 में। और दूसरा शहर है जयपुर, इसे 2019 में शामिल किया गया था। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स को ली कार्बूसियर ने तैयार किया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ली कार्बूसियर के द्वारा तैयार किया गया था। जर्मन सिल्वर में तांबा, जिंक व निकेल पाई जाती है। क्या पाया जाता है? तो जर्मन सिल्वर में तांबा, जिंक व निकेल पाई जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन फंसा सकता है कि बहुत किसी को लगता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर पाया जाता है, लेकिन सिल्वर नहीं पाया जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं भारत की परमाणु विद्युत गिरी कौन कहाँ पे है? तो तारापुर कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। रावट भाटा यह राजस्थान में है। कल्पक्कम तमिलनाडु में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा यह गुजरात में है। कैगा कर्नाटक में है। कुडनकुलम यह तमिलनाडु में है। और यह जो कुडनकुलम में परमाणु विद्युत गिरी है यह रूस की सहायता से बनाया गया है। किसकी सहायता से बनाया गया है? तो रूस की सहायता से बनाया गया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क। अब बार्क के बारे में देखते हैं कि बार्क का मुख्यालय ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। और इसकी स्थापना का बात किया जाए, बार्क की स्थापना का बात किया जाए, इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को की गई थी। कब की गई थी? 3 जनवरी 1954 को। प्रमुख पुस्तकें इंडिया स्ट्रगल के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस हैं। बंदी जीवन के लेखक कौन हो जाएंगे? सचिंद्रनाथ सन्याल हो जाएंगे। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक। और गुलामगिरी इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। बंदी जीवन पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है? तो बंदी जीवन पुस्तक को। अब है प्रमुख अभियान ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? तो यह सियाचिन विजय से संबंधित है। सियाचिन कहाँ पे है? तो यह लद्दाख में है। और यह ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था? तो 1984 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1984 में। उसके बाद है ऑपरेशन विजय, इसे 26 जुलाई 1999 कारगिल विजय से संबंधित है यह ऑपरेशन विजय। और यह कारगिल कहाँ पे? तो ये भी लद्दाख में है। ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? वर्ष 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाया गया, यानी कि ऑपरेशन पोलो के तहत ही 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। उसके बाद है लोन बरातू छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, लोन बरातू को। उसके बाद है प्रमुख रोग। यहाँ पे एक ट्रिक दिया गया है प्रमुख रोग के बारे में देखते हैं लोग। प्रोटोजोआ यानी कि प्रोटोजोआ जनित रोग। यहाँ पे जो ट्रिक दिया गया है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में बताया गया है। और यह ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। ठीक है, नाम क्या है? पापा काम पे सोते हैं। आपका पॉज से हो जाएगा पायरिया, कॉस से हो जाएगा कालाजार, यानी कि का से कालाजार, मौत से मलेरिया, पे से पेचिस, और सोते यानी कि सोते से हो जाएगा आपका निद्रा रोग। मलेरिया रोग को प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया रोग किससे? प्रोटोजोआ से होता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। इमारतों का कुष्ठ रोग अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? तो अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। अब ये क्रिकेट से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला डे नाइट मैच ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में खेला था। ईडन गार्डन स्टेडियम का है तो कोलकाता में, जो भारत व बांग्लादेश के मध्य खेला गया था। सबसे ऊंचा स्टेडियम धर्मशाला स्टेडियम है, जो कहाँ पे है? तो जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कहाँ पे है? तो यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अब एक कर्क रेखा के बारे में देखते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा की सबसे लंबाई यानी कि सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। और सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? तो राजस्थान में। मानक के समय रेखा व कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी माही नदी है। कौन सी नदी है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली तो वह माही नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है।
नेपाल, भूटान व अफगानिस्तान। नेपाल, भूटान व अफगानिस्तान यह कैसा देश है? तो यह लैंड लॉक कंट्री है। जैसे नेपाल की बात किया जाए तो यह क्यों लैंड लॉक कंट्री है? क्योंकि यह चाइना और इंडिया के बीच में है, यानी कि इसका जो सीमा है वह किसी जलीय क्षेत्र से यानी कि जलीय भाग से नहीं साझा करता है। जैसे भारत की सीमा रेखा अरब सागर से भी साझा करता है और हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से भी साझा करता है। लेकिन जो नेपाल है इसकी सीमा उस तरह यानी कि जलीय क्षेत्रों से सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए यह लैंड लॉक कंट्री है। जल व स्थल से सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश है, यानी कि जो भारत से या जो बांग्लादेश है भारत से स्थल के साथ भी सीमा साझा करता है और जल के साथ भी सीमा साझा करता है। पाकिस्तान भी है और म्यांमार भी है, यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार स्थल व जल से सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है कोशिका। पैलेट कण, राइबोसोम कोशिका को कहा जाता है। पैलेट पार्टिकल किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम कोशिका को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसे सबसे छोटा कोशिकांग भी कहा जाता है, यानी कि जो राइबोसोम होता है वह सबसे छोटा कोशिका का अंग होता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है कोही ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। केंद्रक व कोशिका द्रव्य को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। अब अगला टॉपिक है प्रमुख संस्थाओं को देखते हैं लोग, जिसमें सबसे पहली संस्था है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 23 जून 1894 को इसकी स्थापना होता है। कब होता है? 23 जून 1894 को इसकी स्थापना होता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अभी अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो क्रिस्टी कोवेंट्री इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो क्रिस्टी कोवेंट्री थी। और यह कहाँ की थी? तो यह जिम्बाब्वे की थी। इस संस्था ने प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में एथेंस कहाँ पे है? तो यह ग्रीस में है, एथेंस में करवाया था। उसके बाद दूसरा संस्था है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 1909 में होती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की स्थापना कब होती है? तो 1909 ईस्वी में होती है और इसका मुख्यालय दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की स्थापना की बात की जाए तो 1928 ईस्वी में होता है और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, उसके बाद अगला संस्था है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना 1961 में होती है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1961 ईस्वी में और इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। और इसका लोगो क्या है? तो इसका लोगो की बात की जाए तो इसकी लोगो पांडा है। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रमुख नदियाँ, जिसमें सबसे पहली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखते हैं। इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है। इस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में तो बूढ़ी दिहांग है, धनसिरी है, दिबांग है, लोहित है और सुबनगिरी, कामेंग, मानस और तिस्ता, ये सब किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। लोहित नदी के बारे में देखा जाए तो इस नदी पर भूपेन हजारिका पुल है। इसे धोला सादिया पुल भी कहा जाता है, यानी कि भूपेन हजारिया पुल को धोला सादिया पुल भी कहा जाता है। और यह पुल लोहित नदी पर स्थित है। इस नदी पर असम में माजुली द्वीप स्थित है। इसी नदी पर यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही माजुली द्वीप स्थित है। उसके बाद कावेरी नदी के बारे में देखते हैं लोग। कावेरी नदी, इस नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कोगाड़ू जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए कावेरी नदी की तो अमरावती है, हेमावती, उसके बाद है अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी और काबिनी, ये सब कावेरी नदी की सहायक नदी हैं। उसके बाद विटामिन के वैज्ञानिक नाम, यानी कि जो विटामिन है उसके वैज्ञानिक नाम क्या है उसको देखते हैं लोग, जिसमें सबसे पहला है विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल और उसी तरह विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल है। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन इसका वैज्ञानिक नाम है। विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील है। यहाँ पे ट्रिक दिया है भैंस से गई पानी में, यानी कि बी से आपका भैंस हो जाएगा बी और पानी गई पानी में यानी कि वाटर। इसको आप इसकी पढ़ेंगे लोग। मैं इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूँ कि जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो इसका याद रखेंगे WBC से हो जाएगा वाटर और बी और सी यह विटामिन जो होती है वह जल में घुलनशील है। WBC इस ट्रिक को याद रखेंगे WBC। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैल्सिफेरॉल है और यह एक हार्मोन है। विटामिन डी क्या है? तो यह एक प्रकार का हार्मोन है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से तो स्कर्वी नामक रोग होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है समाधि स्थल, यानी कि जो बड़े बड़े नेता हुए या प्रधानमंत्री हुए उनकी जो समाधि स्थल है उसे क्या कहा जाता है? तो जिसमें सबसे पहले है मुरारजी देसाई, इनकी समाधि स्थल अभय घाट कहलाती है। उसके बाद चेत्राभूमि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल कहलाती है। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह की, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की। यहाँ पे ट्रिक भी दिया गया है कि मोर कब है, इसको इसके पढ़ेंगे लोग। यह डायरेक्ट याद करने वाला टॉपिक है। यह जो टॉपिक है क्योंकि ट्रिक से यहाँ पे आदमी मिस्टेक कर जाता है, हर चीज़ ट्रिक से याद नहीं हो सकता। प्रमुख लोक नृत्य, अगला टॉपिक है प्रमुख लोक नृत्य के बारे में देखते हैं लोग। बिहू कहाँ का
लोक नृत्य है तो यह असम का है। लावनी यह महाराष्ट्र का है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का है। पिंडवानी छत्तीसगढ़ का है। तीजन बाई का संबंध पिंडवानी नृत्य से है। तीजन बाई का संबंध किससे? तो पिंडवानी नृत्य से है। अब भारत रत्न के बारे में देखते हैं लोग। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार 1954 ईस्वी में सी रमन, सी राजगोपालाचारी व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्तकर्ता लाल बहादुर शास्त्री हैं और इन्हें कब प्राप्त हुआ था? तो 1966 ईस्वी में। प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री है और इन्हें कब दिया गया था? तो 1966 ईस्वी में दिया गया था। उसके बाद अगला टॉपिक है रोग। हैंसन रोग एक कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। रेबीज हाइड्रोफोबिया रोग है, यानी कि जो रेबीज होता है इसमें क्या होता है? तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? यानी कि जिस व्यक्ति को रेबीज हो जाएगा उसे जल से वह व्यक्ति जल से डरने लगेगा, जल देखेगा तो भी डरेगा, उसे ही हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। तो रेबीज को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया रोग कहा जाता है। हीमोफीलिया को शाही रोग कहा जाता है। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका ट्रिक दिया गया है ममता बनर्जी। एम से आपका मेघालय, ए से असम, एम से मिजोरम, टी से त्रिपुरा और यहाँ पे ए दोबारा है तो ए से फिर दोबारा असम होता है, यानी कि असम जो है वो बांग्लादेश से दो बार सीमा साझा करता है। और बनर्जी से क्या हो जाएगा? आपका पश्चिम बंगाल। यहाँ पे देखते हैं लोग पश्चिम बंगाल जो सर्वाधिक सीमा, यानी कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा किसकी सीमा साझा होती है? तो पश्चिम बंगाल की। उसके बाद असम 2 बार सीमा साझा होता है। मेघालय, त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा है। बांग्लादेश से जो त्रिपुरा है वह तीनों ओर से घिरा है। उसके बाद है मिजोरम। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों को पता रहता है। जो जीरो लाइन है यह त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य सीमा साझा करती है, यानी कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच सीमा है उसी तरह त्रिपुरा और बांग्लादेश, त्रिपुरा के स्थान पे भारत भी हो सकता है। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो लाइन यानी कि सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जीरो लाइन। क्या कहा जाता है? जीरो लाइन कहा जाता है। अब है अगला टॉपिक ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965। यहाँ पे थोड़ा सा यह प्रिंटिंग में या तो दिक्कत हुआ होगा या तो पीडीएफ बनाने में, तो आप लोग इसलिए मैं डेली वीडियो नहीं करता हूँ क्योंकि यह छोटा एरर को देखना पड़ता है। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार को 1965 में जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा में दिया गया था। इसे पुरस्कार में वाग्य देवी की प्रतिमा 21 लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी थी। यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी थी। यह अंग्रेजी में प्रथम पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला था। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए राम भद्राचार्य, जिन्हें संस्कृत के लिए प्राप्त हुआ था, वह गुलजार उर्दू को दिया गया था। यानी कि गुलजार को क्यों दिया गया था? उर्दू के लिए दिया गया था। और राम भद्राचार्य को संस्कृत के लिए दिया गया था 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। और यह क्रम कौन सा था? तो 58वां क्रम था। उसके बाद ये 59वां क्रम के देखते हैं लोग। 59वां क्रम विनोद कुमार शुक्ल को प्राप्त हुआ था। और किस पुस्तक के लिए मिला था? तो नौकर की कमीज खिलेगा तो दिखेंगे। प्रमुख पुरस्कार। उसके बाद कुछ पुरस्कार है, वह पुरस्कार किससे संबंधित है उसके बारे में देखते हैं लोग। तो सबसे पहला है पुलित्जर पुरस्कार। यह पत्रकारिता से संबंधित है। किससे संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित है। उसके बाद एबल पुरस्कार किससे संबंधित है? तो यह गणित से संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार यह संगीत से संबंधित है। और प्रित्जर पुरस्कार यह आर्किटेक्चर या वास्तुकला से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं कुछ प्रमुख पुस्तकें। मालगुडी डेज यह किसकी पुस्तक है? तो आर के नारायण की पुस्तक है। लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता यह अरविंद घोष की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की। वेल्थ ऑफ नेशन यह एडम स्मिथ की पुस्तक है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी पुस्तक है? तो लाल कृष्ण अडवाणी की पुस्तक है। अब ग्रंथियों के नाम देखते हैं लोग। उस ग्रंथि को किस उपनाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन हार्मोन्स कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि को, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फिर यहीं पे मिस्टेक हुआ है, इसे जैविक की घड़ी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैविक, यह ज है। पीनियल ग्रंथि को जैविक की घड़ी या मस्तिष्क की रेत कहा जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं द्वीप समूह। अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी है? बैरन ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। जो लक्षद्वीप है वह किससे निर्मित है? तो प्रवाल भित्ति से। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है। कौन सी है? तो सैडल पीक है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर है। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं भारत के भूगोल का सार। अब अगला टॉपिक है भारत के भूगोल का सार। भारत की स्थिति और उसका विस्तार देखते हैं लोग। तो भारत का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो इसका क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। कितना है? 2.42% है। भारत की आकृति की बात किया जाए तो इसकी आकृति चतुष्फलकीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर।
पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब से पश्चिम की चौड़ाई, लंबाई या चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई की बात किया जाए तो 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। देशांतरीय विस्तार की बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तटीय रेखा की कुल लंबाई लगभग 7516.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, यानी कि मुख्य भूमि है उसकी जो तटरेखा है उसकी लंबाई कितनी है तो 6100 किलोमीटर है। तटीय रेखा के प्रमुख राज्य, यानी कि यह भारत है, और भारत के जो इससे यानी कि तट के साइड जो भी राज्य हैं वह कौन कौन से राज्य हैं तो उसको देखते हैं लोग, जिसमें सबसे पहला है पश्चिमी तट में कौन कौन से राज्य हैं तो गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। पूर्वी तट में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े और छोटे राज्यों को देखते हैं लोग, तो क्षेत्रफल के अनुसार बात किया जाए तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो सिक्किम है। उसी तरह जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। अब अगला टॉपिक है विभाजक रेखा और प्रमुख देश। मैकमोहन रेखा जो है वह भारत चीन को अलग करती है, यानी कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वह किस नाम से जानी जाती है तो मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। जीरो लाइन या त्रिपुरा या भारत या बांग्लादेश को अलग करती है। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है, लेकिन वर्तमान में यह नहीं है। मैगिनॉट रेखा यह फ्रांस से जर्मनी की अलग करती है, यानी कि मैगिनॉट रेखा जो है वह फ्रांस से जर्मनी को अलग करती है। मेडिसिन लाइन यूएसए व कनाडा को अलग करती है। उसके बाद है हिंडन वर्ग रेखा, यह जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। जर्मनी और पोलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है तो हिंडन वर्ग रेखा अलग करती है। अब यहाँ पे एक भारत का चित्र दिया गया है और यहाँ पे समझाया गया है कि भारत का उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट और पूर्वी पॉइंट क्या है। तो भारत की सीमा के अंतिम बिंदु की बात किया जाए तो यानी कि उत्तरी बिंदु की बात किया जाए तो सबसे उत्तर में कौन सा है तो इंदिरा कॉल है, जो कहाँ पे स्थित है तो लद्दाख में है। और सबसे पूर्वी बिंदु की बात किया जाए तो क्यूथू वलांगू है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात किया जाए तो गौरमाता या सरिक्रीक है, जो कहाँ पे है तो गुजरात में है। अब हम लोग उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात किया जाए तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है तो 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है तो 2933 किलोमीटर है, यानी कि इस तरह लंबाई 2933 किलोमीटर है और ऐसे लंबाई 3234 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन से है तो कन्याकुमारी, इसे केप कोमरिन भी कहा जाता है, जो तमिलनाडु में है। और भारत यानी कि यह हो गया मुख्य भूमि, भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। और भारत का बात किया जाए तो इसकी दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगी भारत की तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगी। और इसे पार्सन भी कहा जाता है, पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। यह कहाँ पे है तो ग्रेट निकोबार में है। ये इंपॉर्टेंट है, पिगमेलियन पॉइंट अधिकतर एग्जाम में यही आता है, पिगमेलियन पॉइंट। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं लोग विभाजक की रेखा और प्रमुख देश, जिसमें हम लोग देखते हैं लोग मार्जिनल या मैन रहीम रेखा, यह किन दो देशों को अलग करती है तो रूस और फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है तो मैन रहीम रेखा। 20 समानांतर रेखा 20 डिग्री समानांतर रेखा यह सूडान और लीबिया को अलग करती है। 31 डिग्री समानांतर रेखा यह इराक और ईरान को अलग करती है। किसे इराक और ईरान को। 38 डिग्री समानांतर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। ये इंपॉर्टेंट है 38 डिग्री। उसके बाद 24 डिग्री समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपका रेड क्लिप रेखा ना देकर 24 डिग्री समानांतर रेखा अगर दे दिया तो आप लोग फंस जाएंगे, इसलिए इसको यह इंपॉर्टेंट है कि 24 डिग्री समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है तो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। 49 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। यहाँ पे वी नहीं होना चाहिए, वी भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है यह डिग्री छूट गया है बुक में, 49 डिग्री समानांतर या 20 डिग्री। तो आगे देखते हैं लोग प्रमुख के भू आकृति खंड के बारे में देखते हैं लोग। उत्तर व पूर्वोत्तर पर्वतमाला, इस क्षेत्र में हिमालय पर्वत व पूर्वोत्तर की पहाड़ियां शामिल है। और इसका विस्तार की बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। लंबाई की बात किया जाए तो लगभग 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई कितनी है तो 160 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पे देख लेते हैं लोग, यह सर के द्वारा बनाया गया, यह भारत है। सर इसी तरह भारत बनाते हैं गौरव सर। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा काराकोरम, उसके बाद लद्दाख के बाद जास्कर। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है तो ट्रांस या तिब्बत हिमालय है। विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो गॉडविन ऑस्टिन है। इसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई यानी कि ऊंचाई की बात की जाए तो कितनी है तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। विस्तार की बात की जाए तो पश्चिम से पूर्व इसका विस्तार कितना है तो लगभग 1000 किलोमीटर है। और चौड़ाई कितना है तो चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर है। चौड़ाई कितना है लगभग 40 किलोमीटर। काराकोरम श्रेणी भारत की सबसे उत्तरी है, जिसे कृष्णगिरी या उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। इसे मिनी तिब्बत पठार भी कहा जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी राकापोसी है। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो कौन सी है तो राकापोसी है, जो विश्व की सबसे तिरवे ढाल वाली चोटी है। भारत का सबसे ठंडा स्थान ट्रांस और श्याम घाटी यहाँ स्थित है। जास्कर श्रेणी
ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है लद्दाख। लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नदी बहती है। लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो सिंधु नदी बहती है। जास्कर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कामेत है। कौन सी है? सर्वोच्च चोटी कामेत है। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन, हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन के बारे में अब देखते हैं लोग। इसमें सबसे पहला है आपका बृहद हिमालय। बृहद हिमालय सबसे अधिक के सतत श्रृंखला, सबसे अधिक के सतत श्रृंखला लंबाई कितनी है इसकी? तो 24 किलोमीटर, लगभग 24 किलोमीटर और चौड़ाई 25 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई की बात किया जाए तो लगभग 6000 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट, सॉरी यहाँ पे किलोमीटर नहीं होना चाहिए, औसत ऊंचाई, क्योंकि यहाँ पे मीटर में होता है ऊंचाई। ये हो सकता है लंबाई 24 किलोमीटर और ये चौड़ाई 25 किलोमीटर हो सकता है, लेकिन औसत ऊंचाई जो है यह किलोमीटर में नहीं होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात किया जाए तो 8848.86 मीटर, 86 मीटर है। नेपाल में स्थित विश्व की सर्वोच्च चोटी है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे? यह नेपाल में स्थित है और विश्व की सर्वोच्च चोटी है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। कंचनजंगा यह सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ पे? तो यह सिक्किम में और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8598 मीटर है, 8598 मीटर। इसे महान हिमालय यानी कि बृहद हिमालय को महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा हिमालय है लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। प्रमुख पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल। इसके अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो पीर पंजाल है, धौलाधार है, महाभारत है। ऊंचाई इसकी कितनी है? तो लगभग 3700 से लेकर 4500 मीटर तक। औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई कितनी है? तो लगभग 50 किलोमीटर है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख घाटी है? तो कश्मीर घाटी है, कुल्लू घाटी जो हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा घाटी यह भी हिमाचल प्रदेश में है, यहीं पे यानी कि लघु हिमालय में स्थित है। यहाँ कश्मीर घाटी में हिमोड़ के जमाव से निर्मित संरचना को करेवा कहते हैं। यह खेती केसर के लिए प्रसिद्ध है। लघु हिमालय के ढालों के सहारे अनेक चारागाह स्थित है, जिन्हें कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे मिट किया है तो यह है शिवालिक हिमालय। इसे उप हिमालय एवं बा हिमालय भी कहा जाता है। उप हिमालय या बा हिमालय किसे कहा जाता है? तो शिवालिक हिमालय को कहा जाता है। ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 900 से लेकर 1100 मीटर है। चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर है। शिवालिक हिमालय में अनेक समतल तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ स्थित है, जिन्हें पश्चिम में दून एवं पूर्व में द्वार कहा जाता है। पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियाँ। उसके बाद देखते हैं लोग पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? तो मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो गारो, खासी व जैंतिया है। गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय में स्थित है। असम में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो रेंगमा और मिकिर है। असम और नागालैंड, मणिपुर में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो बरेल की पहाड़ी स्थित है। नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर में मणिपुरी लैमाटोल की पहाड़ियाँ स्थित है। मिजोरम में मिजो लुसाई की पहाड़ियाँ स्थित है। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखते हैं लोग। प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन किस प्रकार हुआ है? तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला मध्य उच्च भूभाग नर्मदा के उत्तर में है। उसके बाद दूसरा है दक्कन का पठार या नर्मदा के दक्षिण में है। तीसरा है उत्तर पूर्वी पठार। पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से निर्मित है, यानी कि जो यह प्रायद्वीपीय पठार है किससे निर्मित है? तो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से निर्मित है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची या कार्डिमम की पहाड़ियाँ। प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग गोंडवाना भूमि का भाग है। त्रिकोणीय आकृति, इसकी आकृति कैसे है? तो त्रिकोणीय आकृति और ऊंचाई लगभग 600 से लेकर 900 मीटर है। उसके बाद है विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम, यानी कि विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों जो पहाड़ियाँ हैं उनका क्रम देखा जाए तो पश्चिम से पूर्व दिया गया है। तो सबसे पहले विंध्य आ जाएगी, विंध्य पहाड़ी, उसके बाद भारनेर के बाद कैमूर के बाद पारसनाथ। अब देखते हैं हम लोग सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। उत्तर में नर्मदा है, यानी कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में क्या है? तो नर्मदा नदी है। और विस्तार कहाँ से है इसका? सतपुड़ा पर्वत का तो महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में। दक्षिण में ताप्ती नदी है। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो ताप्ती नदी। सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम देखा जाए, पश्चिम से पूर्व तो राजपीपला, ग्वालीगढ़ और महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। विभिन्न राज्यों की सबसे ऊंची चोटी, ये इंपॉर्टेंट है, विभिन्न राज्यों की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है? तो सबसे पहले राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो गुरु शिखर है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडो बेटा है। केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है और कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी मुल्यानागिरी है। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली है और हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो पीक है। आज की वीडियो में हम लोग यानी कि 40 पेज तक की कवर करेंगे लोग और अगली वीडियो में इसके आगे कवर किया जाएगा। अगर आप लोग का इस वीडियो पे सपोर्ट और प्यार मिला तो मैं इस बुक को आगे कंटिन्यू करूँगा। अगर सपोर्ट प्यार नहीं मिला तो मैं इसे एक वीडियो करके बंद कर दूँगा।